नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का हम लोग इसके जस्ट पहले वाले क्लास में देख चुके हैं। तो आंसर आप सभी करते चले। डी ऑप्शन नीचे यहाँ पर है। तो गर्भावस्था में यदि माता में आयोडीन की कमी रहती है, पोषक तत्वों में, अगर माता को पोषक तत्वों में, गर्भस्थ माता को पोषक तत्वों में आयोडीन उचित मात्रा में प्राप्त नहीं होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो ऐसे में गर्भस्थ शिशु में क्रेटिनता, जड़ वामनता एवं मनोगत्यात्मक साइकोमोटर विकास पर प्रभाव पड़ेगा। क्रेटिनता या जड़ वामनता में यानी मस्तिष्क का सही विकास नहीं होगा, मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर विकास प्रभावित होगा आयोडीन की कमी से। तो पहले क्वेश्चन का, आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन का और क्वेश्चन नंबर 21 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 और आज के क्लास का सेकंड क्वेश्चन है, एलाइजा या एलिजा भी बोल सकते हैं, परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए होता है? एड्स रोग के लिए। एड्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है और इसके वायरस का नाम है HIV। थर्ड क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है कहलाता है। अगर आपको आंसर पता हो तो क्वेश्चन नंबर डाल के आप आंसर करते चलिए। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए, पाइका। पाइका एक ऐसा विकार होता है जिसमें व्यक्ति बार बार या फिर लंबे समय तक अपोषक तत्व यानी जो हमें नहीं खाना चाहिए, जो पोषक आहार हमारे लिए नहीं बना है, ऐसे जो पदार्थ हैं प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाना चाहते हैं या फिर खाते हैं, इसको पाइका बोलते हैं। पाइका ये विकार है एक। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है? इसका मतलब 3 है मोनोसैकेराइड, कोई एक है जो मोनोसैकेराइड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज ये सभी मोनोसैकेराइड है, जबकि लैक्टोज डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। बाकी इनको आप याद रखिएगा, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप ग्लूकोज होता है। ये तीनों मोनोसैकेराइड्स हैं। ICD-10 के अनुसार 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर कितने महीने पर विटामिन ए के घोल की 2 लाख IU मुख द्वारा दी जाती है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसके अनुसार 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर 6 महीने पर विटामिन ए के घोल की 2 लाख IU मुख द्वारा दी जाती है। इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं आप सभी? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, बेरी बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? विटामिन B1, और इसी विटामिन B1 का केमिकल नाम होता है थायमीन। विटामिन B2, इसका केमिकल नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का केमिकल नाम नियासिन होता है। विटामिन B5 का केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड होता है। B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फोलिक एसिड या फोलेट, B12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन की का फिलोक्विनोन, विटामिन ए का रेटिनॉल। रिवीजन करते रहिए आप सभी। 26 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है। गर्भस्थ माता के भार में कितनी वृद्धि होती है भारत में?
ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11 से 13 किलोग्राम। 27 का सी। 28, इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती है? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? पहले आंसर करिए आप सभी। एंटीजेनेलिसिक, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा नहीं अभी यहाँ पर। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए पहले से। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीजेनेलिसिक, एंटीपायरेटिक्स, इन चारों के बारे में अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिए, खसरा के लिए एंटीबायोटिक्स खसरा की रोकथाम के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी कुष्ठ रोग, हैजा, टिटनेस और कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो किसके संपर्क से या को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? एंटीपायरेटिक्स, ज्वरनाशक, चारों का बताइए आप सभी कमेंट करके। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, वायरस। इन्फ्लुएंजा अल्प अवधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो वायरस, विषाणु से संपर्क या उसके सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 30, 29 का बी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसके बाद का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और उसके बाद जब वह गर्भाशय में स्थित हो जाता है तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, भ्रूण बोलते हैं। और जब तक वो फर्टिलाइज्ड होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइज्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं हिंदी में। हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाला आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, विकल्प हो सकता है, हिंदी में दे दे, इंग्लिश में दे दे। तो यहां पर राइट आंसर है बी, जननिक अवस्था। जननिक अवस्था का अर्थ होता है निषेचन से लेकर के आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से। फैलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है वो आपका आ गया गर्भाशय में। ये जो पूरी प्रक्रिया में जो समय लगता है इसी को बोलते हैं जननिक अवस्था। 30 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन मेरास्मस सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है? प्रोटीन एनर्जी malन्यूट्रिशन या फिर प्रोटीन कुपोषण से क्वाशरकोर नामक बीमारी होती है। और मेरास्मस सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है पूछा, मतलब इसमें से 3 तो लक्षण हैं। पेशी क्षय, वृद्धि धीमी हो जाना, झुर्रीदार त्वचा, ये सभी मेरास्मस सूखा रोग के लक्षण हैं। लेकिन चंद्रमुख हो जाना ये मेरास्मस का लक्षण नहीं है। तो यहां पर 31 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, डीपीटी वैक्सीन का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, टी फॉर टिटनेस। इसी पर्ट्यूसिस को ही काली खांसी बोला जाता है या कुकर खांसी। काली खांसी, कुकर खांसी, पर्ट्यूसिस, ये सभी एक ही बीमारी के अलग अलग नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? रेबीज कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। प्लेग चूहे से फैलता है, उसके ऊपर जो पिस्सू उपस्थित होते हैं चूहे फैलाने का काम करते हैं इसको। फीता कृमि शुगर में पाए जाते हैं, उनकी वजह से फैलता है। लेकिन पोलियो का बंदर से कोई संबंध नहीं है। पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, तो यहाँ पर पोलियो और बंदर का कोई संबंध नहीं है, यह जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी।
क्वेश्चन नंबर 34। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए, जितना हो सके शेयर कर दिया करिए आप सभी। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने आप सभी से कहा है कि पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जो भी क्लासेज आपको मिल रही हैं, पहले की क्लासेज अगर आपने ना देखी हो उनको देखते रहिए, रिविजन भी करते रहिए, एक बार दो बार क्लासेज देखिए। एग्ज़ाम आपका बहुत आगे नहीं जाना चाहिए। अभी हमने एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बता रखा है, बट आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से। जब भी एग्जाम हो, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है 650 ml। 650 ml औसत पूछा है। स्वस्थ बच्चे का भार कितने वर्ष की आयु तक उसके जन्म के समय का भार का दोगुना हो जाता है? स्वस्थ बच्चे का भार 6 महीने की आयु तक उसके जन्म के समय बच्चे के जितने मस्तिष्क का भार उस समय होता है, माफी चाहूँगा, पूरे शरीर का भार यहाँ पर कहना चाहिए था। स्वस्थ बच्चे की पूरे जो शरीर का भार होता है उसके जन्म के समय जितना होता है, कितना होना चाहिए? आदर्श आइडियल जो केस है कितना होना चाहिए? लगभग 3 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। तो जन्म के 6 महीने के बाद उसका जो भार होता है दोगुना हो जाता है स्वस्थ बच्चे के केस में। विटामिन डी किसकी रोकथाम करता है? विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया या अस्थि मृदुता, और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस। ये तीनों ही बीमारियां हो जाती हैं अलग अलग अवस्था के हिसाब से। हमने अभी बताया बच्चों में रिकेट्स, वयस्क में अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमेलेसिया, और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन तीनों की ही रोकथाम करता है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए इसके बाद। प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को कहा जाता है? नवजात मृत्यु दर। इसी तरह से मातृ मृत्यु दर को आप सभी बता सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ थियरी क्लास में। मातृ मृत्यु दर मैं देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछता भी रहता हूँ, ताकि जो पीछे आपने चीज़ें सीख रखी हो आपको भूल तो नहीं गई हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता भी रहता हूँ। बाकी हमने सारी चीज़ें जो हमने चीज़ें नहीं बताई रही होती हैं वो मैं आपसे नहीं पूछता हूँ। जो चीज़ें हमने ऑलरेडी बता रखी हैं वही चीज़ें हम आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो बताइए MMR के बारे में। तो यहाँ पर 37 का बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, वाटरलो वर्गीकरण। वाटरलो वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करने के लिए एक विधि है। 38 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए, प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होता है? सामान्य मनुष्य के लिए 60 ग्राम प्रोटीन और गर्भस्थ माता के लिए 23-24 ग्राम प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। 27.2 ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल ही कराया था। 27.2 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किस लिए आवश्यकता होती है? गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, गर्भाशय के आकार में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, उल व तरल एमनियोटिक फ्लूइड के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। उपर्युक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली क्यों प्रोटीन ही आवश्यक होता है? प्रोटीन बेसिकली अमीनो अम्ल होते हैं। नए कोशिकाओं के निर्माण, कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि, विकास अमीनो अम्ल से ही होते हैं, प्रोटीन से ही होते हैं, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है इनके लिए। अभी गर्भस्थ शिशु है, उनका विकास होगा, नई नई कोशिकाएं बनेंगी, कोशिकाओं में वृद्धि होगी, तो क्या किसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी? प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। और जो प्रोटीन होते हैं बेसिकली ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं प्रोटीन में। ये मैं बहुत विस्तार से आपको कई बार बता चुका हूँ, जिसमें 10 अमीनो अम्ल हमें भोजन से लेने होते हैं, जिनको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। 10 अमीनो अम्ल, प्रोटीन टोटल यहाँ पर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, और
जो 10 अमीनो अम्ल शरीर में अपने आप बन जाते हैं उनको अनावश्यक या साधारण अमीनो अम्ल कहते हैं, और जिन 10 अमीनो अम्ल को हमें भोजन या पोषक तत्वों से प्राप्त करना होता है उनको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो 39 का डी इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज के सेशन का। ICDS योजना के लाभार्थी हैं, ये सभी हैं 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी है योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए भी है, स्तनपान कर रही महिलाओं के लिए भी है। अगर इसी में ऑप्शन होता धात्री महिला तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वीडियो कैसा लगा आप सभी को, सेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो प्रश्न हमने आपसे पूछे उनके आंसर आप सभी को करके जाना है, चाहे आप गूगल से ढूंढ के करिए, लेकिन आप उतना चीज़ सीखने का प्रयास करिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं ऐसा क्वेश्चन है कि जो आप बता सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, और एक सीट आपकी सुनिश्चित होनी चाहिए मुख्य सेविका भर्ती में। हमारी पूरी कोशिश रहेगी अपने स्तर से कि आपकी कंप्लीट तैयारी आपके एग्ज़ाम के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अपलोड की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।